हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका नित्य ज्ञान पॉइंटर में दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स में इससे बेहतर कहीं नहीं। तो आज हम लोग दोस्तों 26 अगस्त के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आज से नई चीज़ें कुछ ऐड की गई हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंत में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, तो जरूर दीजिएगा दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। डेली के जो पीडीएफ होते हैं वहां पर अपलोड कर दिए जाते हैं, आप वहां से डाउनलोड बड़ी आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारे कुछ जो डेली क्लास चलते हैं, करंट अफेयर्स, मैथ, रेलवे स्पेशल, जीएस मॉक टेस्ट, जियोग्राफी, यूपी स्पेशल, हिस्ट्री। तो ये क्लास जो है डेली दोस्तों अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलती है, तो आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो जी सतीश रेड्डी का जो कार्यकाल है दोस्तों वो अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो प्रख्यात वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे कि हम डीआरडीओ कहते हैं, के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया है। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति, ये आपको ध्यान में रखना है कि कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है दोस्तों वही इनको नियुक्त करती है, वही कार्यकाल डिसाइड करती है। तो नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। साथ ही जो 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग डीआरडीओ के सचिव भी होंगे दोस्तों। ठीक है, तो अध्यक्ष और सचिव दोनों यही होंगे, कौन? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में देखते हैं दोस्तों। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम। फॉर्मेशन जो हुई थी इसकी स्थापना वो 1958 में, बहुत महत्वपूर्ण है। हेडक्वार्टर जो है डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में है। इसका जो मोटो है अगर संस्कृत में देखें तो बलस्य मूलम विज्ञानम स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं दोस्तों इसके लिए वो हैं राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। एजेंसी जो एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये आपको पहले ही बताया, चेयरमैन हैं डीआरडीओ के। ठीक है, और इसकी जो पेरेंट एजेंसी है वो है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको डीआरडीओ के बारे में बता दी गई जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो दोस्तों 100% आरक्षण की घोषणा की है। यानी मध्य प्रदेश में जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें वहाँ के लोगों को ही नौकरी मिलेगी। कुल मिलाकर के बाहर के राज्य वालों को अब नौकरी नहीं मिलेगी, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है। ठीक है, बहुत ही दुखद घटना है। वैसे में क्या होगा कि सभी राज्य क्या करेंगे कि अपने अपने ही राज्य के लोगों को नौकरी देंगे, यानी दूसरे राज्य का लोग दूसरा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर के हम जो व्यवस्था बहुत पहले से जम्मू कश्मीर में चल रही थी कि लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो सेम जम्मू कश्मीर से हमने बहुत मेहनत करके 370 को हटा दिया। तो अब जो है और राज्य वाले भी इसी प्रक्रिया को अपनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि गलत बात है। जब सभी राज्य अपनी अपनी अलग अलग कर लेंगे तो जो राष्ट्र की एकता और अखंडता है इससे क्या होगी दोस्तों? प्रभावित होगी। तो इस पर जो माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट महोदय हैं इनको जो है ध्यान देने की तुरंत आवश्यकता है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। ठीक है, चलिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। 10वीं या 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले ही मध्य प्रदेश सेवा के लिए पात्र होंगे। एक साल पहले 9 जुलाई 2019 को जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उन्होंने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा की थी। लेकिन क्या था, वो निजी क्षेत्र था। निजी क्षेत्र में 70% भी कर दिए तब भी ठीक है। हरियाणा सरकार ने भी दोस्तों जुलाई 2020 को स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का एक कानून बनाया है। इस कानून में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा
के स्थानीय निवासियों को 70% आरक्षण लागू किया गया है। तो जितने भी लोगों ने किया है वो निजी क्षेत्रों में किया है दोस्तों। तो निजी क्षेत्र में अगर स्थानीय लोगों को करते हैं तो थोड़ा सा तब भी जो है ये कानूनन या लीगली हम देखें या ऐसे भी देखें, जो भी कहें सही है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरियों में बाउंडेशन लगा देते हो और वो भी 100% लगा देते हो तो ये गलत बात है। चलिए थोड़ा सा हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो राजधानी भोपाल है, बड़ा शहर जो है वो इंदौर है। जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। राज्यपाल यहाँ हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो जब से ये शिवराज सिंह चौहान पुनः मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, तब से मध्य प्रदेश में आप न्यूज भी देख रहे होंगे, बहुत कुछ खास नहीं है। विधानमंडल यहाँ का एक सदनीय है। विधानसभा की जो सीट है वो 231 है। राज्यसभा की यहाँ से 11 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ से 21 सीटें। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खंडपीठ जो है इंदौर और ग्वालियर में है। मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में थोड़ा सा एडिशनल जानकारियाँ यहाँ पर मेहनत करके आपके लिए जुटाया गया है। अब जितने भी राज्य आएंगे उस राज्य से संबंधित ये सारी एडिशनल जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी हमारे डेली के करंट अफेयर्स में दोस्तों। तो ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको आपके लिए रखा गया है ताकि आपकी जानकारी प्रतिदिन जो है बढ़ती रहे। अब ऐसे ही 1 2 3 स्टेट दोस्तों डेली आ ही जाते हैं। तो अगर डेली हम ये सारे डाटा अगर पढ़ते रहें, बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तो यकीन मानिए एक दिन आपको ये सारी चीज़ें रट्टा याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो बहुउद्देशीय परियोजना में सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की तवा परियोजना है, जो कि तवा नदी पर है। बाण सागर सोन नदी पर है। नर्मदा सागर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर है वो नर्मदा नदी पर। गांधी सागर है चंबल नदी पर। और पेंच जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो पेंच नदी पर है। ठीक है, तो तवा परियोजना, बाण सागर और नर्मदा, इंदिरा, गांधी सागर, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश की हैं। राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस हैं दोस्तों, पन्ना, कान्हा, माधव, पेंच और सतपुड़ा। तो पन्ना और कान्हा ये आप सुने होंगे, बहुत ही फेमस है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद माधव, पेंच और सतपुड़ा भी राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। अगर झील देखें दोस्तों तो झील में भोज झील हो गया और तवा वोहर झील हो गया। तो भोज झील ही एक आध बार पूछा गया है। बाघ अभ्यारण्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश में। कान्हा हो गया, सतपुड़ा हो गया, पन्ना हो गया, पेंच हो गया, बांधवगढ़ हो गया और संजय डुगरी हो गया। तो कान्हा की स्थापना 1993-94 में, सतपुड़ा की 73-74 में हुई थी। पन्ना बाघ अभ्यारण्य 94-95 में, पेंच की 92-93 में और बांधवगढ़ 93-94 में, संजय डुगरी दोस्तों 2008 में। तो ये बाघ अभ्यारण्य हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जनजाति में देखें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में बंजारा, गोंड और कोल, ये 3 जनजातियां आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इतनी सारे डाटा दोस्तों आपके लिए एडिशन लाया गया है ताकि दिन प्रतिदिन जो आपकी करंट अफेयर है और स्टैटिक जीके है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा सके दोस्तों। तो यदि आप हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए आप एक दिन करंट अफेयर्स की दुनिया के बादशाह जरूर बन जाएंगे। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली अल्पसंख्यक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है जाकिर खान को। ठीक है, जाकिर खान को। तो जाकिर खान को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म हो गया है। उसके बाद जाकिर खान को नया कार्यकाल बनाया गया है। जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि वो 3 साल का होता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो हैं एसबीआई। ठीक है, एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार नियुक्ति करती है, ये भी ध्यान में रखना है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में कहा है कि अश्वनी भाटिया ने बैंक के प्रबंध निदेशक का पद संभाल लिया है। तो ये एसबीआई के चौथे प्रबंध निदेशक हैं। वो अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र होने तक पद पर बने रहेंगे, जो 31 मई 2022 को होगी। तो यानी ये 31 मई 2022 तक पद पे बने रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? सबसे लंबे
नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिए। तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? असम। असम राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। जो रोपवे की कुल लंबाई है ये आपको ध्यान में रखनी है, विशेष तौर पे जो महत्वपूर्ण है 1.8 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। किसको? गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। लंबाई टोटल कितनी है? 1.8 किलोमीटर। तो इतना बहुत महत्वपूर्ण है। तो रोपवे का जो संचालन है गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया गया है, और इस रोपवे से उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच की जो यात्रा का समय है वो घटकर केवल 8 मिनट रह जाएगा, 8 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस रोपवे के निर्माण में कुल 56 करोड़ रुपए की लागत आई है, और इसमें सभी सुरक्षा उपकरणों का भी ध्यान रखा गया है। तो भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन असम में किया गया है। 1.8 किलोमीटर की टोटल लंबाई है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान में विशेष रूप से रखना है। यहाँ पर हम लोग मैप देखेंगे, यहाँ पर असम दिख रहा होगा। मैप में राजधानी असम की जो है वो दिसपुर है। सबसे बड़ा जो शहर है वो गुवाहाटी है। घनत्व 340 प्रति वर्ग किलोमीटर। जिला कुल असम में 33 है। राजभाषा असमिया है। और जो गठन हुआ था ये आपको ध्यान में रखना है, 26 जनवरी 1960 को हुआ था। राज्यपाल इस समय हैं असम के, वो हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जो कि भाजपा के हैं। विधानमंडल यहाँ पर एक सदनीय है, कुल 226 सीटें हैं। राज्यसभा से यहाँ पर 60 सीटें जाती हैं और लोकसभा की 14 सीटें जाती हैं। तो जो भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं दोस्तों उनके लिए ये राज्यसभा और लोकसभा की सीटें आपको विशेष तौर से थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब आइए जो हमारा एक स्पेशल कार्यक्रम है उसके तहत बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखते हैं असम में। तो कुल्सी परियोजना है दोस्तों कुल्सी नदी पर, और कोपली परियोजना है कोपली नदी पर। तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई अंतर नहीं है, कुल्सी कुल्सी नदी पर, कोपली कोपली, बस ये आपको याद रखना है कि ये किस स्टेट में पड़ता है। अगर कुल्सी और कोपली आ जाए तो वो असम में। राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया और नमेरी हो गया। ये तीन तो बहुत हाईलाइटेड एकदम टॉप के राष्ट्रीय उद्यान हैं पूरे इंडिया की अगर बात करें तो। ठीक है, चलिए काजीरंगा, मानस और नमेरी। उसके बाद डिब्रू साइखोवा भी आता है और ओरांग भी आता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण आपके हैं ये तीन हैं जो पाए जाते हैं, काजीरंगा, मानस और नमेरी। ये कहाँ पे? असम के राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो काजीरंगा है, इसकी स्थापना 2006 में। मानस है 1973-74 में। नमेरी है 1999-2000 में। और ओरांग है 2016 में। तो ये बाघ अभ्यारण्य 4 हैं कहाँ पर? आपके असम में। ठीक है, तो काजीरंगा हो गया, मानस हो गया और नमेरी हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस हैं। एक जनजाति पाई जाती है असम की जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, वो जनजाति है मिकिर। मिकिर जनजाति आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कहाँ पर पाई जाती है, तो ये असम की जनजाति है। झील की बात करें तो हफलोंग झील है, डिगबोई झील है और दिहिंग झील है। ये असम में 3 झीलें हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? ठीक है, तो वो है दोस्तों बाईचिंग भूटिया। बाईचिंग भूटिया जो है दोस्तों वो फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे, तो उन्हीं के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यह जो स्टेडियम होगा वो बाईचिंग भूटिया के जन्म स्थल दक्षिण सिक्किम के तिंकीतम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। भारत में अब तक यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। तो ये पहला स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा, तो इसलिए ये क्या बन जाता है? ये हो जाता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर पहला कोई चीज आ जाता है। तो साल 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले बाईचिंग भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था, और साल 1998 में अर्जुन अवार्ड मिला था 1998 में। तो अगर इनके नाम पर स्टेडियम बन रहा है तो जहाँ तक संभावनाएं होती हैं कि इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था कि नहीं, इस टाइप का आपका क्वेश्चन बन सकता है। और या फिर कब मिला था? तो 1998 में। ठीक है, तो जैसे ही किसी भी चीज़ से कोई घटना जुड़ती है आपके करंट अफेयर्स में, तो उसकी बैकग्राउंड और उसका पास्ट थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, चलिए
अब हम लोग सिक्किम के बारे में भी देख लेते हैं। हमने बताया था कि जैसे ही हमारे करंट अफेयर्स में कोई राज्य आएगा, कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन आएगा, तो उसके बारे में अब हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि साथ साथ में आपका वो भी तैयार होता चले। तो तीस्ता परियोजना बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस है, इंटरनेशनली भी। अभी हमने करंट अफेयर्स में जल्द ही बताया था कि बांग्लादेश जो है तीस्ता परियोजना पर काम कर रहा है, और उसके लिए दोस्तों चीन ने $1 मिलियन की जो है सहायता की है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो तीस्ता परियोजना ये तीस्ता नदी पर है, ये भारत में भी है, बांग्लादेश में भी तीस्ता है। और तीस्ता नदी को की पानी को लेकर के या जल को लेकर के दोस्तों भारत और बांग्लादेश में थोड़ी बहुत कभी कभी कहासुनी हो भी जाती है। तो तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी पर है, और रंगीत परियोजना ये भी रंगीत नदी पर। रंगीत क्या है दोस्तों? यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, ठीक। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान में देखें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा हिमालय पर है दोस्तों, ठीक है, कंचनजंगा। तो झील में अगर देखें दोस्तों तो सोंगमो झील और चोलहामू झील, दो झील मिलते हैं। जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की, सिक्किम की दो जनजातियां हैं, लेप्चा और भूटिया। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो लेप्चा और भूटिया आपको याद रखना है। दर्रा देखें तो नाथुला और जयलेपला, ये दो दर्रा भी बहुत प्रसिद्ध हैं, कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके सिक्किम में है। लेप्चा और भूटिया यहाँ पे दो जनजातियां पाई जाती हैं। दर्रा नाथुला और जयलेपला दो दर्रा यहाँ पर मिलते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो पांगोलख है, एक 1999 में इसकी स्थापना की गई थी वन्य जीव की, जिसमें रेड पांडा, काला भालू और रेड फॉक्स, ये तीनों चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी मेहनत करके आपके लिए लाया गया है। तो ये वाला जो प्रयास है दोस्तों, ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में स्पेशली आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही और प्रयास आपके लिए बेहतर से बेहतर किए जाएं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर। निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो वो हैं गजानंद यादव, ठीक है। गजानंद यादव ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। तो विंग कमांडर हैं दोस्तों गजानंद यादव, इन्होंने एयर एडवेंचर श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है। गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं, ठीक है। कौन है? तो पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के सदस्य भी हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है, साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है, और इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है, ठीक है। तो जो अर्जुन पुरस्कार होते हैं खेल में, सेम वैसे ही साहसिक खेलों में इनको जो है उसी के समकक्ष माना जाता है, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश के राष्ट्रपति रिचैप तैयप अर्दोआन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है दोस्तों? तो वो हैं तुर्की के राष्ट्रपति, ठीक है। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रिचैप तैयप अर्दोआन। इन्होंने काला सागर क्षेत्र में, काला सागर के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है, उसकी खोज हुई है। तो कहाँ? तुर्की। खोज कहाँ हुई है? काला सागर। तो अब आपको मैप पे काला सागर देख लेना है कि काला सागर कहाँ पर है, और इसके आसपास के जो कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देखनी रहती है करंट अफेयर्स से। तो तुर्की जो है दोस्तों, काला सागर तट से फटे एक प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है तुर्की को। इसके बाद तुर्की प्राकृतिक गैस के आयात पर जो देश की निर्भरता है उसको कम करने में मदद करेगा। इस देश के बाद अब तुर्की की गैस के लिए विदेशी निर्भरता और कम हो जाएगी। राष्ट्रपति ने इसे तुर्की के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस खोज बताई है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा कि जो निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी, और आर्थिक क्षेत्र में ये तुर्की को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो 9वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे हॉकी के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो वो सम्मानित किया गया है श्री रोमेश
पठानिया को, ठीक है, श्री रोमेश पठानिया को हॉकी के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अवार्ड का जो आधिकारिक नाम है वो है अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स है। यह पुरस्कार दोस्तों भारत में एक खेल कोचिंग सम्मान के रूप में प्रदान किया जाता है और इसका नाम गुरु द्रोण के नाम पर रखा गया है, जो प्राचीन भारत के महाभारत के प्राचीन संस्कृत महाकाव्य का एक पात्र है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो वो पिछला प्रश्न था दोस्तों जिसका आंसर आपको बताना था, तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है, तो उन सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ऐसे ही आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। तो आज आपके लिए जो प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है, जो कि राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है और हम सभी लोगों के जो आंसर होते हैं उसका रिप्लाई भी जरूर करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का करंट अफेयर। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज का जो सेशन है उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को ज़रूर मिले होंगे दोस्तों। तो चलिए, हमारी जो टेक्निकल टीम है इसका आप लोग धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत जो है हमारी टेक्निकल टीम लगातार कर रही है ताकि बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा सकें दोस्तों। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय